अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा मैं आपके साथ डेली एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ और कभी कभी मैं अपने गिरदो नवा के जो चल रहा होता है वो देखती हूँ और कुछ सोशल मीडिया भी ऑफ कोर्स मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें भी हमारी नज़रों के इर्द गिर्द गुजरती हैं। अच्छा, कभी कभी जहन में कुछ बात आती है, कुछ नहीं आती है, ऐसा भी है क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि यार आज मैं सोच रही थी मैं क्या ऐसे मैसेज आपसे शेयर करूं। और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे खूबसूरत अपने नकूश छोड़ जाते हैं। आप अपने रूटीन में ज़िंदगी देखें कि सब बढ़िया काम कर रहे हैं, बस देखने वाली खूबसूरत आंखें होनी चाहिए। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो गधा गाड़ी पे काम कर रहे हैं और बड़े मज़े से जा रहे हैं और चले बिल्कुल खुश हैं, और जब हम समझते हैं कि यार वीगो में बैठा है वो बंदा बड़ा खुश है, ऐसा है कि नहीं है। कभी हम देखते हैं जो बंदा साइकिल पे जा रहा अपनी धुन में, मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ बड़े मजे से जा रही हूँ और देख रही हूँ और वो बंदा बड़े मजे से अपनी साइकिल पे रवा दवा है, पीछे एक बड़ा सा उसने एक थैला डाला हुआ है और वो अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा, कभी मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ तो ट्रैफिक इतना जैम होता है, लेकिन कुछ बच्चों को देखती हूँ अपने बाबा के साथ चिपके होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, उनकी बीवी उनके साथ शॉल ओढ़ी हुई होती है, वो अपनी दुनिया में बड़े खुश है। जिंदगी में एक बात मैंने देखी है, मैंने सीखी है। आप अच्छा उम्र के साथ सीखते हैं, ऐसा कभी नहीं है कि मैं अपनी अगर एज मैं समझू कि 16 साल की लड़की और फिर मैं अपने आप को कंपेयर करूं, फिर मैं एक 80 साल के बंदे को 60 साल के बंदे को कंपेयर करूं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपनी उम्र के साथ सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इतना आप शायद लर्निंग में या एजुकेशन में नहीं सीखते, लेकिन जितना भी प्रैक्टिकल सीखते हैं और फिर आपके एहसास जो है ना वो एज कम्पेयर टू 10 साल 12 साल वो फीलिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप मैच्योर होते हैं आपकी फीलिंग और एहसास हर चीज़ आपकी बॉडी के साथ माइंड चेंज होता है, तो फिर आपके अंदर प्यार मोहब्बत की अहमियत उजागर होती है, फिर आपको अल्लाह की कायनात की चीज़ें समझ आने लगती हैं उम्र के साथ साथ। कभी कभी हम लोग अपने साथ बहुत सारे लोगों को ऐसे कंपेयर करते हैं वो हम जैसा हो जाए, आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी जगह, आपको आपके रब ने बहुत प्यारा बनाया है। सिर्फ मैं एक एहसास आपके अंदर उजागर करना चाहती हूँ, जो आपकी दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है, आप उसको अपनी नज़र से देखिएगा, आपको बहुत प्यारी लगेगी। खुश रहना अंदर से है, आप अपने अंदर से खुद खुश रहेंगे ना। कभी कभी आप ऐसे बच्चों के साथ, मैं तो मेरी एक ज़रा सा एक अलग समझ नेचर है, मस्त मलंग वाली बात हो जाती है। आप कहेंगे ऐसी ड्रेसिंग बैठी हुई और बोल रही है मस्त मलंग, मैंने कहा आपके अंदर का जो वजूद है ना वो हमेशा बच्चा भी है, बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। आप अपने अंदर बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सच बता रही हूँ। आप ये मत सोचें कि आप हमेशा दूसरों की नज़र से नहीं देखें, आप देखेंगे ना आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी कभी पार्क में बैठे दुनिया को देखे, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई टॉकिंग कर रहा है, कोई बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। हर जगह पर देखा जाए तो अल्लाह ने एक साइकिल बनाई है, फितरत बनाई है, सिर्फ आप उस वक्त को ज़ाया ना करें। थोड़ा सा भी आप हैप्पी है ना, बहुत है, अल्लाह का शुक्र करें। सांस ले रहे हैं, जो दिल कर रहा है, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, दूसरों के लिए हेल्प करें। और आपकी सबसे बड़ी खिदमत पता क्या है? आप अपने बच्चों का केयर करें, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उनका ख्याल करें, अपनी बीवी से प्यार करें, उनका ख्याल करें। ये सबसे बड़ी इबादत है, इसमें आप डंडी नहीं मार रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बातें? तो खुश रहे, और खुश ज़रूरी नहीं है आप दुनिया की सारी खुशियाँ एक किसी के लिए इतनी मेहनत करके उसके कदमों में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो करें बेहतर करें, और आप बेहतर कर रहे हैं, अपने दिल को मुतमईन करें। जब आप खुद से मुतमईन नहीं होंगे ना, आप किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जो मुझसे हो सकता है किसी के लिए अच्छी बात कहना, अच्छी बात करना,
इस सीट पे बैठी हूँ, अपनी तरफ से पूरा हक अदा करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बात और अच्छी बात आप तक डिलीवर करूँ। लेट्स सी, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है अगेन खुश आमदीद। और यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं आना, क्योंकि आपकी सेहत की मुझे बड़ी फिक्र है। और आज है बहुत ही स्पेशल, यहाँ पर सर्जन मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, डॉक्टर खुर्शीद अनवर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है खुशामदीद। और बात हो रही है आपकी हेल्थ की। ऑफ कोर्स फर्स्ट मेरी कोशिश होती है हेल्थ सेगमेंट में आपको दूं अवेयरनेस। और आज उन खवातीन को, उन लोगों को, उन पर्सन्स को जो बहुत ज़्यादा हड्डियों के दर्दों में मुब्तला है, सर्दियों का सीज़न है, इतनी सी भी चोट जो है ना वो अंदर तक कमबख्त हिला के रख देती है, मैं सच कह रही हूँ। ख़ास तौर पे एक्सीडेंट जिनका हो जाता है, अल्लाह ना करे, या कोई स्लिप हो जाते हैं और जिनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रा सा एहतियात भी कीजिए। लेकिन अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जाए तो आप उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर क्या कहते हैं एंटीबायोटिक, इतनी मेडिसिन लेते हैं कि वो तो दर्द ठीक हो जाता है, फिर आपका किडनी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की, हड्डियों के प्रॉब्लम की, और हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की। इसके अलावा जो आप लोगों के घुटनों की जो नीज है वो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं और अक्सर लोगों को उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, और ये तमाम, और वेट जब उनका ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमाज पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, झुकने में बहुत होती है। फिर आपके ख़ास क्योंकि हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्केलेटन पे होता है, आपने देखो कि आपके मोहरे जो है, और वो तो अभी ऑफ कोर्स एक स्पेशल बैठे हुए हम उनसे बात करेंगे। आपके मोहरे जो है आगे पीछे हो जाते हैं और फिर वो बैक बिल्कुल सीधी नहीं रहती, फिर हमारा पोस्चर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वल्लाह अल्लाह बहुत सारी बातें। फिर हमारा सर्वाइकल है, मैं स्टेप बाय स्टेप बात बता रही हूँ कि वो फिर हमारा गर्दन की जो पीछे की बैक है वो पूरे हमारे सर के साथ ज्वाइंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग यूं अजीब यूं कड़ाके निकालते रहते हैं, मैं सब देखती रहती हूँ उन आंखों से। चले जी, बात करेंगे हेल्थ की। और यहाँ पर बैठे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर, बहुत ही सीनियर हैं और इनके पास मैं कहती हूँ इतना रश होता है कि मुझे भी जब 2 साल पहले मैं गई तो एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद दिन आपको इनको चेकअप करवाना पड़ता है, रश इतना होता है। और लेकिन अल्लाह पाक ने इनके हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ, बहुत शिफा दी है। जो बंदा तकलीफ में यूं करके आता है ना, मेरी आंखों के सामने वो खुशी जाता है। चलिए जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्शीद अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। लोग दुखी आते हैं, खुशी जाते हैं, मैजिक? देखें, ये बात यह है कि ये दुनिया बड़ी दुखी है। मैं ये कहूँगा कि दुनिया दुखों का वो घर है कि जहाँ इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत सारा किराया अदा करना पड़ता है। ये दुखी इंसानियत जब आपके पास आती है तो इनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करें, यही आपकी जन्नत की कुंजी है। सही कहा, ऐसे ही। अच्छा ये बताइए कि पेचीदगियां शुरू कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होता है? हमारी पेचीदगियां कुछ तो मायूसियत होती हैं और कुछ माहौल की आलूदगी और गैर ब्यारी ग़िज़ाएं हमारी इसके सबब बनती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब इनिशियल हमें पता नहीं चलता, जैसे अल्लाह ना करे, जैसे मैंने कहा अक्सर लेडीज वॉशरूम में स्लिप हो जाती हैं, उनका कूल्हे की हड्डी आगे पीछे हो जाती है, तो इसका फिर क्या प्लास्टर के अलावा भी कोई इसकी ट्रीटमेंट है? जैसे कि आपने कहा जो बाथरूम में स्लिप हो गई, गिर गई, कूल्हे की हड्डी टूट हो गई, तो बात गिरने से नहीं, बाज़-औक़ात पहले हड्डी टूटती है फिर इंसान गिरता है। वजह यह है हम उसको इल्ज़ाम दे देते हैं कि वो गिरी है, गिरना नहीं बल्कि उसकी हड्डी पहले टूट जाती है और बाज़-औक़ात तो गिर जाती है। खैर गिरने से भी टूट जाती है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है वो पहले टूटती है और फिर गिरती है। वजह यही है कि हमारे यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें ये कहना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, उसकी वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ये पेचीदगियाँ स्टार्ट कब से होती हैं? आप क्या समझते हैं, इनकी क्या रीज़न हो सकते हैं?
किस चीज की? यानी कि हमारी जब हड्डियों में कम उम्र में भी क्या हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता ज्यादातर है? जो होती है पोस्ट मेनोपॉजल एज, खवातीन के अंदर जो Okay. पोस्ट मेनोपॉजल एज है उसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। ओके, तो कौन सी एज से शुरू हो जाता है? उसके 45 के बाद से ये हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ओके ओके, क्या ऐसा होता है कि जब बच्चा जैसे माँ कंसीव करती है और क्या उसके दौरान भी ऐसा कुछ होता है? अगर ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी यानी कि जनरेशन के अंदर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसको हम रिबेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वो भी फर्स्ट जनरेशन में नहीं लेकिन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर उसके आसार उसमें आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये गठिया का मैंने बड़ा सुना है, ये कौन सी बीमारी कहलाती है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जब मैं लफ्ज ऑटो इम्यून इस्तेमाल करूंगा तो उसको ये कहूंगा कि आपकी जो कुव्वत मदाफियत है वो उसका सबब है। कुव्वत मदाफियत हमारी जो है हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ काम करती है ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है ना, न जाने किस वजह से बिगड़ जाता है और ये नॉर्मल सेल पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें गठिया या रिबेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप कर देता है। ये इस तरह से मैं आपको इसको समझा सकता हूँ कि जो हमारा कुव्वत मदाफियत का सिस्टम है जो हमें डिफेंड कर रहा होता है, ये इसी तरह यानी कि बिगड़ जाता है जैसे कि किसी मुल्क की फौज जो है वो अपनी आवाम से लड़ना शुरू कर दे। अच्छा, हम जैसे आपने कहा कि जैसे 45 की भी उम्र में और कुछ लोगों को जो है बोन्स, ये बोन मैरो एक अलग चीज है, हम इसको इससे कंपेयर तो नहीं बोन कर मैरो जो है हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसको कहते हैं। नहीं नहीं, ये भी इंसान को कुछ प्रॉब्लम्स में इससे कोई रिलेवेंट है? उसमें तो बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती बहुत सारी है वहां से। कुछ लोगों को मैंने अच्छा जो बचपन में मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जिनको हम सीपी चाइल्ड भी कहते हैं, उनका रीजन क्या बोन्स में होता है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम होती है? ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है, बच्चा देर से रोता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनके दिमाग डैमेज हो जाता है और वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, जब मैंने आपको एक पेशेंट रेकमेंड किया था तो उनके एक बच्चा है स्पेशल है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, उनकी उसकी वो बिल्कुल ठीक है, जहन भी बिल्कुल ठीक है, उसके जिस्म मतलब चलने में थोड़ा वो मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं थोड़ा सा ना, तो क्या ऐसे बच्चों को मतलब रिकवरी हो सकता है? उसकी अगर आप फिजियोथेरेपी करें और उसको प्रॉपर अटेंशन दे तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, उनके जो जरा थोड़ी बहुत अगर छोट माइनर सर्जरी वगैरह भी थोड़ी सी करके लुटनत भी आ रही है उनके बोलने में, तो क्योंकि उसका ताल्लुक डायरेक्ट ब्रेन से है तो इसलिए ब्रेन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसे ही है जैसे कि किसी के घर में एक स्विच बिजली का मीटर और फ्यूज लगे हुए हैं तो जिस साइड का फ्यूज उड़ेगा उस साइड की लाइट चली जाएगी। इसी तरह ब्रेन के उन हिस्सों को जब डैमेज मिलता है तो ये इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। वो हिस्से इसके तकरीबन नॉर्मल होते हैं लेकिन कंट्रोल जो है उसका ब्रेन से वो नहीं होता। अच्छा, कुछ खवातीन हड्डियों का कुछ साइज भी होता है, जैसे कुछ लोगों का स्केलेटन बड़ा स्ट्रांग होता है। अच्छा, कुछ लोग लगते बड़े हेल्दी हैं लेकिन अंदर से बड़े टूटे फूटे होते हैं, ये क्या कहानी? उसकी वजह यह है कि हमारी लाइफ जो है वो एक फ्लैटों की हद तक महदूद होकर रह गई है। हमें जो नेचुरल चीज़ है, जो हमें सनलाइट है, वो हमें मिलती नहीं है और हम धूप की कमी के बायस हमारे अंदर हड्डियों की कमजोरी लाक होना शुरू हो जाती है। धूप और दूध दोनों? धूप और दूध दोनों। दूध हमें खालिश मिलता नहीं है और हम अक्सर उसकी कीमतों पर लड़ रहे होते हैं लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उसकी दूध की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर किसी ने क्वालिटी के ऊपर हमने कभी लड़ाई नहीं की और हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया कि भाई हम लोग ज्यादातर इस बात पे बहस करें कि इसकी कीमत बढ़ गई है और उस पर नहीं हो रहा कि ये इसकी जाहिर सी बात है। मैंने अक्सर बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसी बात कर देते हैं कि बंदा बोलने में मजबूर हो जाता है। हम लोगों ने अभी तक ये नहीं जज कर पाए कि हम अपने बच्चों को प्योर दूध दे रहे भी हैं कि नहीं, कि वो जो बेचारे पी रहे हैं। अच्छा, कि अब हम लोग यहाँ पर भी तो सर डॉक्टर साहब अभी मैंने आपसे बात की थी एक प्रोडक्ट की, मैंने कहा ये मैं लूँ कि नहीं लूँ। अच्छा, कुछ सूखा दूध होता है, कुछ अपने देखो का डब्बे का भी होता है, कुछ खुला दूध होता है। हम कैसे जज करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिट है? ये डिफिकल्ट है, इसको लेबोरेटरी टेस्ट के बगैर नहीं कर सकते आप। जब तक इसका लेबोरेटरी प्रॉपर टेस्ट ना उसके बगैर आप जजमेंट नहीं ले सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते? ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या शुगर भी, हड्डियों का शुगर भी होता है जी?
मतलब शुगर की भी टाइप्स हैं, तो क्या इंसान को ब्लड का शुगर है या कुछ इस तरह का शुगर वालों को होता है कि नहीं? सुना है लोग कहते हैं हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है शुगर से, ऐसा कुछ हो रहा है? शुगर जो है वो दो टाइप के, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो पैदाइशी तौर पर होती है और टाइप 2 जो है बाद में डेवलप हो जाती है हमारी हरकतों की वजह से। तो अच्छा। हाँ, और कुछ बीमारियां जो है वो डायबिटीज को जन्म देती हैं। ओके, यानी कि शुगर से भी और मजीद बीमारियां हो जाती हो हैं। जाती हैं। ओके जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद अनवर मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। और अगर आपने आपके घर में या आपको किसी भी आपकी फैमिली किसी मेंबर को तकलीफ है और खास तौर पे हड्डियों का, बोन्स का, तो जरूर आप हमें कॉल करें, हम आपको लाइव कोशिश करेंगे आंसर देने की। हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद डॉक्टर खुर्शीद अनवर को हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ फिर एक बार। और हमारे दरमियान एक लाइव कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल किया आपने? मुसरत एहसान जी, मुसरत एहसान है। अभी ये मैं प्रोग्राम देख रही हूँ तो इसमें मेरा थोड़ा सा घुटनों, मैं कश्मीर रोड से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए जी। मेरा मसला ये है कि मेरे घुटनों का भी दोनों, मैं कोयटा से जब से आई हूँ मेरा जोड़ों का मसला हुआ है, मेरे कंधों का भी मसला हुआ है, मेरे ये नजर का भी मसला हुआ है और मेरे दोनों घुटने मतलब चल नहीं सकती हूँ। डॉक्टर शाहीन नूर का मेरा इलाज हो रहा है, उन्होंने ऑपरेशन का नहीं कहा, उन्होंने कहा जब तक चल रही है चलाती रहे। तो अभी आप मुझे बताएं कि मेरी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, 50 साल मेरी उम्र है, तो अब इसका क्या इलाज होना डॉक्टर साहब? चाहिए? सवाल कुछ करना चाहेंगे, प्लीज पूछे इनसे सवाल कुछ। हड्डियों में भी चले, अच्छा, दर्द है। चलिए जी, मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं हम उसको अपनी जबान में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब यह है कि डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। ये एक वेयर एंड टेयर प्रोसेस, जिसमें टूट फूट का अमल जो है 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो आपकी हड्डियों के जो सरफेसेस हैं वो रफ हो गई हैं। किसी ज़माने में आप सुपर आई हुई थी, अब आप लियारी की पुरानी सड़क हो गई है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं। इसका अगर शायद नूर साहब ने आपको ये मशवरा दिया, बहुत अच्छे सर्जन है, बहुत ही डिसेंट सर्जन है, अगर उन्होंने आपको मशवरा दिया कि जब तक आपके घुटने चल सकें उसको दवाइयों का सहारा लेके चलाते रहें, जब देखें मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ तो फिर इनको ऑपरेट करके टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें, TKR जिसको हम कहते हैं वो करवा, यानी कि यही आखिरी सोल्यूशन है? यही आखिरी सोल्यूशन है। ओके। और उन्होंने मशवरा जो शायद नूर साहब ने दिया बिल्कुल सही दिया आपको, उसमें कोई की गुंजाइश नहीं, मैं समझ गई, ठीक है। जाहिर सी बातें, स्पेशल होंगे तो वो जानते होंगे कि आपको अभी तक कितना आप इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उम्र बहुत कम है। देखिए यार, यही उम्रों में जो है ना हड्डियों का इतना दर्द होता है। 45 साल की उम्र के बाद आप किसी वक्त भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज डॉक्टर साहब, कभी आपने नोट किया कि एज कम्पेयर टू हम अगर फ्रंटियर साइड और कराची सिंध में की बात करें तो वहाँ के लोगों की जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हेल्थ है? इसलिए वजह यह है कि एक तो वो खुशगवार माहौल में रहते हैं, ताज़ा हवाओं में रहते हैं, दूसरी वो खालिस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होते। हमारे यहाँ चूँकि आर्टिफिशियल हैं, यानी कि कहना चाहिए प्रिजर्वेटिव के साथ वाले खाने या जो फ्लेवर इन्हांसर हैं उसकी, यानी कि जूसेस वगैरह हम पी रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। कहने को तो बहुत अच्छी बात है, जैसे फास्ट फूड है आपका, और ये जो फास्ट फूड वगैरह जो है ये आपके हेल्थ को ख़राब करते हैं, इसको आपको अच्छा नहीं करते, लेकिन हम बड़ी खुशी से वो खा रहे होते हैं कि जेब से पैसे खर्च करके हम बीमारी खरीद रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। और बड़े खुश होते हैं कि वाह वाह क्या बात है, तो बड़ा मजा आया। पिज्जा खाया मैंने और यही नहीं पता वो किस मरहल से बन के आ रहा है, और हम लोग वाकई में बड़ी खुशी से एक्सपेंसिव। वो बैलेंस डाइट चूंकि नहीं होती तो इसलिए प्रॉब्लम, वो बैलेंस डाइट का नहीं होते। लेकिन अब इसका सोल्यूशन भी तो नहीं है ना, हम लोग यहाँ रहते हैं, अब पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कुछ जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करेंगे, जब खुद नहीं सोचेंगे, जब हमारे अंदर खुद अवेयरनेस नहीं आएगी तो हम कैसे करेंगे।
ये बात भी सही है, अभी तक किसी ने स्टेप ही नहीं लिया कि हम हम लोग तो हम तो अपनी अना के ऊपर लड़ रहे हैं और अपनी अना को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब हमने फला जगह खाना खाया, फला जगह खाना खाया, ये किया वो किया, लेकिन ये नहीं पता कि उसने अपने लिए खरीदा क्या है। हाँ, खरीदा क्या है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही हम लोग बड़ा खुशी से बताते हैं जी आज हमने इस जगह हम लोग गए और इस रेस्टोरेंट में बड़ा फखरी अंदाज इस होटल में आज हमने खाना खाया और मुझे एक बार फूड पॉइजन, बड़े से होटल का नाम मैं हैरान हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मोवेनपिक में मैंने खाया और मैंने क्या वहाँ पर एक ये शेफ देता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खाना खाया और मैं 70% जिसको हम कॉल करें कि भाई हमारी तबीयत खराब हो गई, हम प्रोग्राम था मॉर्निंग शो गेस्ट के तौर पे बुलवाना था, तो कह रहे नहीं मेरे खुद बीमार हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली बीमार हो गई है, मेरी मिसेस गई थी वो भी, ये सबको फूड पॉइजन हुआ। वहाँ कोई एक ऐसी चीज़ उन्होंने कुछ सही तरह पकाई नहीं या कोई दोबारा शायद गर्म करके दे दिए, उसमें कितने लोगों को मोशन लगे। आप अंदाजा लगाएं, बड़े बड़े होटल्स में ये हाल है। आप सही कह रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। और जरा सा एहतियात कीजिए, किसी की जरा आप अपने थोड़े कितने की डिश होगी, 10,000 की, 15,000 की, आपने इतनी सारी जानों के साथ खेला, अल्लाह ना करे किसी को किसी की डेथ हो जाती। अच्छा जी, हमारे मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मिसेस खालिद बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन क्या पूछना है आपने? मेरी उम्र, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे आर्थराइटिस भी है और शुगर भी है, तो मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। मैं जब भी कोई खाती हूँ, ताकत की जो चीज खाती हूँ ना, मसलन विटामिन लेती हूँ, तो मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द रहता है और हड्डियों में दर्द रहता है। शुगर मेरी तकरीबन जो है वो नॉर्मल ही है, 240-50 के दरमियान रहती है। तो मुझे इसके बारे में जरा डिटेल से बता दे। मेरी हड्डी, आपने मेरी प्यारी बहन कहाँ से कॉल की? आपने कॉल कहाँ से की? मैंने पाकपतन पंजाब से बात की। अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मैंने सुना, लेकिन बेसिक चीज जो इसमें मुझे नजर आ रही है वो है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। आपकी तो जैसे कि आपने खुद कहा 240 और कुछ रहती है, तो ये जो हाई शुगर होती है हमारी बॉडी को कमजोर से कमजोर तर कर देती है। इसी तरह जैसे आप किसी नमक के डले को आप धूप के अंदर रखें तो वो घुलना शुरू हो जाता है, इस तरह डायबिटीज जो है आपकी बॉडी को घुलना शुरू कर देगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि आपकी जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 200 से ऊपर कभी भी नहीं आनी चाहिए और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 110 से कभी ऊपर नहीं आनी चाहिए। तब तो आपने अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर लिया। अगर आपने ये इतनी शुगर को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम शुरू होंगे। अगर किसी विटामिन खाने से या दूसरी चीज़ें खाने से आपको पेट में तकलीफ होती है तो बेहतर है कि आप दवाइयाँ जो है ना खाने के बीच में लें, आधा खाना खा लें फिर दवा ले लें, ऊपर से फिर बाकी का खाना खा लें, तो आपको कम मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। ओके, हमारे इधर में एक और कॉलर है, मिसेस साजिद गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है आपको? हाँ जी, मेरे बाबा हैं, उनको बहुत ज्यादा पेन होती है उनकी लेग्स में। ओके। तो उनको यहाँ से चला भी नहीं जाता, यहाँ तक कि वॉशरूम जाना उनके लिए मुश्किल हो। प्लीज कोई मेडिसिन वगैरह बता दें। ओके, आप जरा सवाल रिपीट कर। डायबिटीज की है, उनको शुगर का भी मसला। इनके बाबा हैं और क्या उम्र है आपके बाबा की? तकरीबन 82 होगी। अच्छा, उनकी एज काफी काफी में 82 है और उनको शुगर भी है और हड्डियों का दर्द भी है। जी जी, ओके। बहुत ज्यादा हाथ, घुटनों में हाथ। इस तरह से तायुन करना कि उनको क्या दवाई दी जाए ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट का जब तक थारो चेकअप न किया जाए कि किस वजह से उसको ये दर्दें हो रही हैं, शुगर है या उसके साथ एसोसिएटेड कोई बीमारियां हैं, जब तक उनको न चेक किया जाए तो इस तरह से दवाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेलीफोन पे या मोबाइल के ऊपर खुदारा कभी दवाई ना लिखवाएं ना करें। हमेशा अपने मालिक जो भी आपका डॉक्टर है उसके पास जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराएं और फिर दवाई लें। ये दवाइयाँ बाज़ का तो मालिक जो है वो जल्दी में कुछ ना कुछ कह देगा आपको, लेकिन वो नुकसान भी आपको पहुंचा सकती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने मालिक से डायरेक्ट रब्ता रखें, वो जिस तरह से आप जो कहे वैसे कीजिए। बहुत प्यारी बात है जी। कुछ कह रही है मेरी बहन? हाँ, या कोई टिप्स हैं कोई इसके लिए, परहेज के लिए? अच्छा, परहेज के लिए अब क्या परहेज उनकी, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, हम आपसे बात करते हैं। सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है कि भाई कभी भी, अब जाहिर बात आपके वालिद साहब अल्लाह पाक उनको सेहत दे,
तो उनकी उम्र इतनी है, तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो किसी की रिकमेंडेशन या किसी ने कॉल पे कह दिया, ऐसा नहीं होता। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑफ कोर्स आपका जो भी हेल्थ कंसल्टेंट है उससे आप एडवाइस लें, उन्हीं से। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए, कुछ कह रहे हैं? इसका ये कहूँगा कि उनकी जहन की ग़िज़ा को ना उसका ख़ास ख्याल रखें, उनके खुश रखें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। अरे वाह, हाँ नहीं, उम्र भी जाहिर सी बात है, एक हैपनिंग से 82 जो है, हम लोग देखा जाए तो कोई उम्र नहीं है, मैं ये सच बताऊं, अभी भी जवान है। लेकिन हम लोगों ने एक खुद माइंड सेट कर लिया है कि हम लोग जरा से ज़रा, हमारे वालिद साहब जरा से उम्र के ज़्यादा हो जाते हैं, 70 से ऊपर, तो हम कहते हैं वो बूढ़े हो गए। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक की नेमत है। अगर आपके घर में एक रौनक मौजूद है, उनसे रौनकें हैं, वालिदैन से रौनकें होती हैं, दादा दादी ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, चाहे उनकी डांटें ही पड़ रही हो ना, तो जब नहीं होते तो फिर बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत सेहत वाली ज़िंदगी हयाती दे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हम लोगों अक्सर मैंने देखा हमारे घर में कोई ना कोई जब उम्र के एक हिस्से में पहुंच जाते तो वो बोन्स के या किसी भी एक बीमारी में मुब्तला होते, तो हमारे लिए इतना लोग उसको टिपिकल कर देते उनकी खुराक के लिए और इसके लिए, तो उनको कैसे अपनी हेल्थ डाइट को मेंटेन करना चाहिए? देखें, इंसान, कोई भी इंसान है, उसके अंदर टूट फूट का अमल 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। इसलिए शुरू हो जाता है कि फिर हमारा वापसी का रास्ता भी है, तो इसलिए अमल जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। ये जो अमल शुरू हो जाता है, ये कई चीज़ों को जन्म देता है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि इनको, जितने भी बूढ़े हमारे माँ बाप हैं, जितने भी हैं, इनको तनहा कभी ना छोड़ें। अगर आप उनको सिटिंग देंगे, आप उनको तवज्जो देंगे, तो यकीन जानो हमेशा जवान नज़र आएंगे आपको। वजह यह है कि अदम तवज्जो की वजह से उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ज़रा उनको टाइम दें, उनके साथ टाइम दें, और यकीन जाने वो बड़े खुश रहेंगे, उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत प्यारी बात की कि जब वो, जाहिर सी बात है, ज्यादा सोचते हैं और उनको फील होता है कि हम अलोन हो गए, हमारे पास अभी कोई बात करने को नहीं, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए मोबाइल्स में, इनमें, तो उनको सही तरह टाइम नहीं दिया जाता, तो वो ज्यादा सोचते हैं, फिर उनके मैदे पे भी इफेक्ट होता है, उनकी बॉडी पर भी इफेक्ट होता है, फिर वो ये सब चीजें बड़ी हमारे लिए बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा जी, लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके बोन्स के ऊपर, आपके स्केलेटन के ऊपर, आपकी हड्डियों का जो एक बुरबुरापन है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, और आपने देखोगे ये जो 2 घुटने हैं ना, जिनका वेट सबसे ज्यादा होता है ना, उनको झुकने में बड़ी तकलीफ होती है, और जिनकी, अच्छा कुछ लोगों को, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर साहब भी सुनेंगे। डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब कहते हैं ना हमारे बैक यहाँ दर्द हो रहा है, तो हम डाइवर्ट हो रहे हैं कि अब ये नहीं मालूम वो जो है हमारा किडनी का प्रॉब्लम है या हमारी बैक का प्रॉब्लम है। आज तक ये हम लोग नहीं जज कर पाए। हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ये प्रॉब्लम किडनी का है और ये प्रॉब्लम जो हमारी बैक का है? इसमें खास तौर पे 2 बातें, एक तो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा यह है कि आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से बहुत कुछ मंजर आम पे आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, फिर उसके बाद उसके एक्सरे हैं, लैब टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये इसका डिटेल में आपने आंसर देना। हमारे इधर में एक कॉलर है, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है मेरी बहन, कहाँ से? आयशा मुख्तर चौकाजम से। आवाज करते, आप टीवी के ऊपर तवज्जो ना दें प्लीज, आप मुझसे बात कीजिए वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। नहीं, टीवी की आवाज बंद है। अच्छा, अब आप मुझसे बात कीजिए। मैं चौकाजम से बात कर रही हूँ। जरा आवाज शहजाद भाई खोलिएगा। हाँ जी, अब बात कीजिए। चौकाजम लिया लैया से बात करिए जी। क्या पूछना है मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है? मेरे कमर में दर्द होता है और घुटनों में, और जो हाथ में है ना घुटने। उम्र क्या है आपकी? उम्र है तकरीबन 42 साल। अच्छा, कब से ये दर्द हो रहा है? ये काफी साल हो गए हैं, तकरीबन 2010 से हुआ है। बहुत टाइट चल रही हो मेरी बहन, तो किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। 2010 से इसको खींच रही हो। दवाइयाँ ली थी नहीं, थोड़ा खतरा है, लेकिन उसके बाद फिर वही इसी तरह शुरू हो गया। सर में भी दर्द होता रहता है, जैसे जख्म इस हिसाब से। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी, आपने कहा मेरी कमर में दर्द होता है, आपकी हड्डियों का पानी तो नहीं निकलता? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बस ऐसे पेन होता रहता है? कभी एक्सरे करवाया कि कहीं कोई हड्डी वड्डी टेढ़ी है, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवाया। दांतों में भी दर्द रहता है, वो
एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से शायद है। डॉक्टर साहब कुछ कैसा रहता है? कुछ पूछना है आपने? चलें जी, बहुत शुक्रिया। कुछ पूछें। ये जो आप बात कह रही हैं ना, जब तक इसका प्रॉपर थॉरो चेकअप ना किया जाए और इसके एक्सरे कमर के ना किया जाए तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आपको किस चीज से बस से आप लाहक हैं। बाज़ औक़ात अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी डॉक्टर साहब डिटेल में आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। जी, बाज़ औक़ात इंसान को है ना, ख़वातीन ख़ास तौर पे, वो ख़वातीन मैंने अक्सर जो देखा है, वो ख़वातीन जो है ना वो कहती है जी मैंने सीज़र कराया, सीज़र में जो डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगाया उससे मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई। तो वो इंजेक्शन ख़वातीन ने इतना बदनाम किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन यकीन जाने कि वो इंजेक्शन बेज़रर है, वो आपको सुख तो दे सकता है, दुख नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये यानी कि यहाँ पर एक बात जो समझ में आई है, जो डिटेल से देखी गई है, अक्सर लोग सीज़र से जब फारिग होते हैं तो उसके बाद यानी कि कुछ अरसे के बाद उनको जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको उसके अंदर हम इसको ले लेते हैं कि जो आपको स्ट्रेस मिला है उसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, जिसको हमें कुव्वत मदाफियत कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो यानी कि जो उसने सही रास्ते पे चला हुआ होता है वो फिर उल्टे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। और आपको बहुत सारी पहले यानी कि आपको सुस्ती, कायली, थकावट सी महसूस होगी, हल्का सा कभी बुखार भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी ये जो पैर के जॉइंट से और हाथ के जो जॉइंट्स हैं इनमें दर्द होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद यानी कि कलाई और घुटनों में शुरू हो जाएगा। और फिर यानी कि जो बैक है, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बैक है, उसमें और हिप जॉइंट्स के अंदर आपको दर्द शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें देखने से ही बता सकता है कि आप किस तरफ माइल हैं। ज़बानी इस तरह से दूर से देख कर नहीं बताया जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और है, ख़वातीन में अक्सर मैंने देखा जब उनका हड्डियों का पानी निकलता रहता है, लापरवाही करती रहती हैं, उसके बाद उनको सही तरह प्रॉब्लम्स पे शुरू होती हैं। तो ये लापरवाही अच्छी नहीं है ना? हड्डियों का पानी निकलना कोई ऐसी नहीं, पानी तो हड्डियों के अंदर कहाँ से निकलेगा? पहली तो बात ही है, चलो भाई ज्वाइंट है, ज्वाइंट सूजा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है तो बात समझ में आती है। ये पानी कैसे हड्डियों का निकल जाता है, ये बात को समझ में नहीं आती हमारी। अच्छा जी, हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सर्जन हैं और डॉक्टर अनवर साहब जो हैं, डिफरेंट हम लोग गुफ्तगू कोशिश करें कि हम आपके, क्योंकि आपके अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जहन में कुछ अलग से सवालात होते हैं। तो ये आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो अक्सर मैंने देखा है, अच्छा कुछ लोगों की ऐसे अजीब अजीब वो बन जाते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? अजीब सूजन की या टेढ़ियां हो जाती हड्डियां? बच्चों के अक्सर मैंने हड्डियां देखी डिफरेंट जगहों से निकल रही होती। अभी मैंने आपसे ये कहा कि ये जो गठिया की बीमारी है, जिसको हम गठिया की बीमारी कहते हैं या रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसमें तमाम जॉइंट जो है ना बॉडी के सूज जाते हैं, इसमें सोजिश आ जाती है, इनमें पानी भर जाता है, इनमें सुर्ख हो जाते हैं, इनमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है, जॉइंट मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है और हमारा चलना फिरना रोजमर्रा के मामूलात में बड़ी दिक्कत पेश आती है। इसके अंदर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि आपको फिर वही बात आ जाती है कि रेगुलर डॉक्टर के चेकअप के अंदर रहेंगे और ये ना खत्म होने वाले मर्ज इनक्योरेबल है। यानी कि इसको हम इस तरह से कह रहे हैं कि एक लफ्ज कहूँगा कंट्रोलेबल, एक कहूँगा क्योरेबल। तो ये बीमारियां जितनी हैं कंट्रोलेबल हैं, क्योरेबल नहीं है, लिहाजा आपको मुस्तकिल अपने वालिद के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स इनफ। हमने बहुत सीरियसली, आप कभी भी जो भी अल्लाह न करे आपको कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप लाइट मत लें, उसको सीरियसली लें। अपने जो आपके जो मतलब नियरेस्ट हैं या जिसको समझते हैं कि ये बहुत आपके लिए बेहतर है, उस डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्रिप्शन लें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो भी आप करवाएं। जब तक ये नहीं डायग्नोस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तशखीस नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? इसको बिल्कुल भी आप जो है ना, मतलब ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है जो कोई बात नहीं। अभी मैंने लेडी से बात, अभी लाइव में बात हुई, उन्होंने कितने मजे के 2010 से वो इस बीमारी को झेल रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक बीमारी है, उसको जगह मिलती जाएगी तो वो तो और भी ऑर्गन खराब कर सकती है। तो आपका चेहरे की खूबसूरती, आपकी जो है ना वो रौनक जो चेहरा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय अंदर अंदर से करना शुरू कर देता है। खवातीन ऑफ कोर्स अपने बच्चों को भी देखती हैं और घर वालों को भी, तो अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखें। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब से मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, चलने में बहुत तकलीफ होती है
और जिस काफी देर बैठ जाऊँ, चाहे ऊपर बैठूँ चाहे किसी को सोफे में बैठूँ, कहीं बैठूँ, तो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है मेरा, बहुत तकलीफ होती है खड़े होने में। और मेरी चेक करवाई तो नॉर्मल है, मगर क्या होता है ना, विटामिन डी की बहुत कमी आई है। अच्छा, डॉक्टर ने आपको कहा आपके अंदर विटामिन डी की कमी है? अभी मैंने चेक करवाया था, मैंने पहले बहुत कमी है। तो आपको उन्होंने क्या कहा कि क्या लेना चाहिए? तो मैंने वो पिए थे, क्या बोलते हैं, टैबलेट खाई थी विटामिन डी की। अच्छा, आप कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने क्या चीज का फिक्र कॉलोनी से। शाह फैसल से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है? ये आपकी विटामिन डी से आपकी हड्डियां तो मजबूत हो सकती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो आपने आर्थराइटिस की बात की है ना, मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो ये आपकी, एक तो मुझे उम्र नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, अगर आप 45 या 45 से 40 ना, हाँ 50, अच्छा चले 50। तो ये जो है आपकी हड्डियों के जो ऊपर की सरफेसेस है ना, वो खुरदरी हो गई हैं, रफ हो गई हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्मूथनेस थी वो खत्म हो गई है। अब यानी कि वो रफ हो गई हैं। रफ होने की वजह से जब ऊपर की और नीचे की हड्डियां चलते फिरते, उठते बैठते, चढ़ते उतरते जब आपस में टकराती हैं तो दर्द होता है। कड़िच। चलिए जी, आप फोन पे अब आप छोड़ दें, अब हमें लाइव देखें, ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। अब हमें डॉक्टर साहब बताएंगे, ये जो कड़िच करती हैं, ऑफ कोर्स उठने बैठने में एक आवाजें आ रही होती हैं, ये क्या होता है? ये मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा खुरदरापन, रफनेस आ जाती है, उसकी वजह से हमें ये आवाजें महसूस होता है। क्रेपिटस जिसके अंदर भी महसूस होता है। लेस खत्म हो गया? लेस तो नहीं खत्म होता, अच्छा। लेकिन उनका खुरदरेपन की वजह से जो आपस में वो टकराती हैं तो उससे दर्द हो रहा होता है। क्या तो इसको तो सिर्फ ये है कि कुछ उम्र तक तो दवाओं के सहारे कंट्रोल करते हैं। जब दवाओं का वक्त खत्म हो जाए कि अब कोई आराम नहीं आ रहा, तो फिर वही बात आ जाती है सर्जरी। तो उसका ये है कि घुटने तब्दील करवा लें। यू आर सर्जन, ऑफ कोर्स आपको ज्यादा बेहतर पता है कि कब रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन की या इसकी सर्जरी की। आप ये बताएंगे, जो भी टैबलेट मैंने 2 बार कॉलर से सुना, विटामिन डी की टैबलेट्स, क्या विटामिन डी इंजेक्शन भी होता है? विटामिन डी के इंजेक्शन भी होते हैं, और सबसे बड़ा इंजेक्शन, आप धूप के अंदर बैठ जाएं, आपकी विटामिन डी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो यानी कि देहाती लोग हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है, और जो हमारे शहरी इलाके के लोग हैं उनमें विटामिन डी की ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो फ्लैट की लाइफ होती है, धूप हमें मिलती नहीं है। और धूप अल्लाह पाक की वो नेमत है कि धूप जो है हमारे अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। वो सारी गर्मियों में ले लेते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं जरूरत नहीं। गर्मियों में तो वैसे एयर कंडीशन में रह रहे होते हैं, कहाँ से ले लेते हैं? हाँ, सुबह जो नहीं, वो कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कहीं ना कहीं से धूप। लेकिन वो धूप में और धूप में कितना फर्क है? कौन सी विटामिन डी हमें प्रोवाइड करती है? विटामिन डी सुबह कहते हैं, सुबह की जो धूप होती है, जो वो है कि जो आपकी स्किन को ना जलाए, वो धूप लेना। जो अपनी अर्ली इन द मॉर्निंग वाली धूप होती है, वाकई में उसमें बैठने का मजा भी तेज धूप के अंदर आप बैठेंगे, ज्यादा स्किन जलेंगे, एक प्रॉब्लम से निकले नहीं, दूसरे प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। चले जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज कोशिश की हमने कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो देखने वाले, चाहने वाले, विनेस टीवी को देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं, और कुछ लोग बीमार हैं या जिनको इस वक्त आज हड्डियों का जिनको दर्द होगा, उन्होंने ऑफ कोर्स कोशिश भी की होगी। कुछ लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कॉल नहीं लगी, उसके लिए बहुत माजरत। दिल बहुत दुखी हो जाता है कि हमारी कोशिश होती है हम फिर भी आपकी जो बातें हैं, आपकी गुफ्तगू है, हम वो सवाल कर सकें और डॉक्टर साहब जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई खूबसूरत बात कहना चाहें आपके दिल में जो हो हमारे नाजरीन के लिए? मेरे आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, उस शख्स पे इतना जुल्म न करो कि जिसके पास बदला लेने के लिए उसके पास आंखों में आंसू के सिवा कुछ ना हो। हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत प्यारी बात की है। यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और जी हैं, ये किचन हमारा बिल्कुल रेडी। मौसम चेंज हो गया है, एक अजब सा
मौसम है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है और कभी कभी छींकें आती हैं, ऐसा भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। और इस वक्त किचन में हम मौजूद हैं और किचन में आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो पाए, यखनी और सूप वगैरह जो चीज़ें बन रही हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और आज मौजूद है शेफ़ उमा और वो भी आज चिकन का कुछ बना रही हैं जो हम लोगों को जरा सा अपना फ्लेवर चेंज करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उमा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तबीयत है? आज काफी दिनों के बाद आपकी एंट्री हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। बिजी बस बच्चों में as usual, मौसम ऐसा चल रहा है। खूबसूरत मम्माएं नहीं तो इसीलिए आज क्या बन रही है बताइए। आज बन रही है फ्राइड चिकन, बहुत जबरदस्त, इंस्टेंट बनती है, झटपट तैयार होती है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं इसके। ओके डन है। जी हाँ। जरा स्पाइसी होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा। चलिए जी इंग्रेडिएंट्स बता दें इसके। इंग्रेडिएंट्स में बता देती हूँ। इसमें मैंने चिकन ली है विद बोन, तकरीबन 1.5 kg है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ओके। और इसमें इस तरीके से मैंने मार्क लगा दिए हैं अच्छा, ताकि इसके अंदर स्पाइसेस अच्छे से चले जाए। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, मैदा लिया है 3 टेबल स्पून, ओके। एक लेमन लिया है, एक अंडा लिया है। ओके। स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मिर्ची है पिसी हुई, ओके 1 टीस्पून नमक जाएगा, पिंक सॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा सोट पाउडर जिसे हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं। ओके। ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा गार्लिक पाउडर। ये दोनों पाउडर की फॉर्म में जाएंगे, हम लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे। अच्छा ठीक ठीक है, पाउडर ही जाएंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएंगी सफेद वाली मिर्च जाएगी इसके ओके। अंदर। 2 पिंच लिया है हमने फूड कलर। इसके अलावा इसके अंदर मैंने यूज किया है रोस्टेड है ये साबित वाला अच्छा, धनिया। रोस्ट ओके। किया है मैंने, ड्राई रोस्ट किया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबल स्पून जीरा जाएगा साबित और 1 टेबल स्पून जाएंगे सफेद वाले तेल इसके अंदर। अच्छा। ऑयल यूज करेंगे हम हस्बे जरूरत। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। ठीक है। जाकर मुझे चिकन- पानी पिला दीजिएगा मुझे प्लीज। जी, सबसे ओके। पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे सबसे पहले पहले हम- मैं इसमें डाल दूंगी सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे। ये वो जिंजर वाला पाउडर कौन सा वाला? जी, ये जिंजर है, ठीक है। देखो इसका मैं हमेशा मैं कोशिश करती हूँ इसका इसे फ्लेवर। सोट पाउडर कहते हैं हम। चलो डाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक साथ ओके। डाल दिया। ठीक है। साथ good ही हो इसके गया। अच्छा अंदर पिंक सॉल्ट आपने 1 चम्मच या पूरा ही डाल दिया? 1 टीस्पून मैंने अच्छा डाला। पहले से ही मेजर किया हुआ था? जी, मेजर ओके किया। डन। आप हस्बे जरूर इस्तेमाल ओके, कर डन। सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइंडिंग एजेंट है जो कि इसके अंदर एक अच्छी सी लेयर भी बनाएगा, क्रिस्पी डन है। बनाएगा। मैदा है, मैदा चला गया इसके अंदर। गुड है। और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा एक अंडा जो कि हमने तोड़ के रख लिया था पहले से ही। ओके। ये अंडा चला गया इसके अंदर। अच्छा ये बहुत अच्छा होता है कि जब मतलब चीजें इंग्रेडिएंट्स अच्छी डली हुई हो ना जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अंदर फिर टेस्ट भी फ्लेवर भी ऐसा ही। लेमन, ये लेमन का एक देखते हैं अपना जबरदस्त फ्लेवर आता है। ओके। लेमन डाल एक ही दिया। आदत बहुत है? बस एक इनफ है। ओके। अच्छा इसके अगर सिरके की जरूरत नहीं है? सिरका आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लेमन जो है अवेलेबल नहीं है ओके। तो आप 1 टेबल स्पून सिरका डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे हमारी दूसरी चीजें। अच्छा ये दोबारा तेल। ये भी एक साथ? हाँ, तेल डालूंगी। अच्छा हम क्या इसको पहले से बना के रख सकते नहीं, हैं? फिर असल में इसे- ये जो मैं आज बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सा शादियों में जो आप खाते हैं ना फ्राइड चिकन, fresh- वो अच्छा, बस फटाफट मैरिनेट करा और साथ साथ क्रिस्पी हमने इसको वो कर दिया फ्राई। तो ये जो है ना मैरिनेशन की इसमें जरूरत नहीं है, ये Okay. इंस्टेंट है। जब भी मैंने इसका नाम रखा है इंस्टेंट फ्राइड चिकन। क्या बात है जी। अच्छा, अब जो धनिया मैंने लिया था, इसको मैंने जो कूटा था, मतलब इसको वो किया थोड़ा था उसको रोस्ट, क्रश कर- इसको हाथ से थोड़ा इस तरीके से करके डालेंगे। एक तरीका होता है डालने का, ये इस तरीके से थोड़ा सा आसानी के साथ हो जाता है क्योंकि हमने इसको ओके। रोस्ट किया हुआ है तो ये क्रिस्पी हो गया है। जी नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई आपकी विश है कि आपके लिए कोई आपको जो पसंद है डिश वो बनानी चाहिए तो ऑफ कोर्स ये दीजिए। मिक्सिंग हो रही है और ये बिल्कुल देसी तरीका। जी हाँ, क्या अब हम बात है। इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। हमें इसको मिक्स करना है। ओके जी, अच्छा मैक्सिमम इसको 2 से 2 एक ब्रेक ले लें, हम इसको 2-3 मिनट रख दें। चलो ऐसे कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद इसको फौरन कर दें। 1 मिनट की ब्रेक ले लें। ले चलिए जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं शेफ उमा के साथ और इंस्टेंट फ्राइड चिकन बनने वाली है ठक से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में एक बार फिर। और शेफ उमा भी रेडी। और हम लोगों ने क्या किया, शेफ उमा को जो उमा और हम लोगों ने ब्रेक में जो किया वो एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें इसको हमने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स
जो इंस्टेंट चिकन फ्राइड बन रही है उसको हमने उसमें किया था कि मिक्सिंग में, Mixing क्योंकि अच्छी ये से- कंजेस्टेड सा था बाउल, तो हमने उसको शिफ्ट किया और खूब अच्छी तरह इन्होंने अपने खूबसूरत हाथों से यूं यूं मिक्स किया ताकि वो मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि मसाले अच्छे से लग जाए, क्योंकि हमें मैरिनेशन का टाइम नहीं दे रहे ना, हम तो अच्छे से हाथों इसका से नाम ही mix करना इंस्टेंट है तो उसको तो Instant है, जरूरत ही बिल्कुल, नहीं। और क्या, बस तो उसको झटपट करना, तो इसलिए आप खुले बाउल में या परात में या बड़े पतीले में करके इसको जैसे आपका क्वांटिटी है चिकन की इसके जी हाँ। अंदर, तो आप उसको अच्छी तरह मिक्स करें, उसके बाद देन आप फिर अब इसको आप अपना डीप फ्राई कर अच्छा, सकते एक बात मैं और बता दूं, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, मतलब मैदा हमने ज्यादा ले लिया है, ये कॉर्नफ्लावर और चिकन ज्यादा है, तो आप इसके अंदर एक अंडा यूज कर सकते हैं, हद से जरूरत, ठीक है, और डाल सकते ठीक है, हैं, ठीक। ठीक है ना। तो ये एक टिप दे रही हूँ, मतलब बाज़ दफा ये होता है कि हम चीज ले लेते हैं लेकिन हमें अंदाजा होता है कि नहीं हमें और चाहिए, तो आप थोड़ा और ले सकते हैं एक एग ना, तो ये अच्छा, माशाल्लाह। अगर हमें ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना है, जैसे ये होता है ना, वो अक्सर हम लोग KFC जाते हैं तो क्रिस्पी क्रिस्पी आता है, तो जी कुछ इसमें और क्या चीज, जैसे ब्रेड क्रम्स लग सकते जी हाँ, हैं या कुछ और? वो थोड़ा चली जाएगी, थोड़ा जो हम खाते हैं ब्रांड की खाते हैं, जो KFC स्टाइल की खाते हैं चिकन, बन सकता है इसका? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके अंदर क्रम्स जाएंगे अंदर, अच्छा। उसकी मैरिनेशन जो होती है वो मिल्क के अंदर होती है, वो थोड़ा अच्छा, डिफरेंस में जाता है। different जी हाँ, होता है, उसकी ठीक है। रेसिपी थोड़ी डिफरेंट इसके अंदर जरूरत नहीं ये क्रिस्पी ही बनेगी, आप देखिएगा, इसका इंशाल्लाह एक अलग टेक्सचर है, ये एक दूसरी स्टाइल वाली है चिकन हमारी जो शादियों में खाई अच्छा, जाती साथ है। साथ आप डालती जाए, साथ साथ दोबारा से इसको रिपीट भी कर दें जी कि हाँ। क्या क्या डाला था। हाँ, हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल चेक Okay. करने का तरीका ये है कि थोड़ी सी देखिए हीट आ रही है हमारे हाथ मैंने के नहीं, ऊपर। मैंने महसूस तो किया। ये मीडियम है, बहुत हाई Okay. फ्लेम नहीं होना चाहिए, वरना चिकन जो एकदम से जल जाएगी और पक्केगी नहीं, तो इस बात का ओह, ध्यान रखना है। जबरदस्त, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कभी हम समझते हैं ये तो- देखिए, ये देखिए, इस वक्त माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त इसका टेम्परेचर हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ उमा ने की कि बहुत ज्यादा ऑयल को, ये ना धुएं भापें निकल रही हो कि वो फिर आपकी चिकन जो है वो जल जाएगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल भी जाती जी है, हाँ। बन भी जाती है। और दूसरा ये कि डालने के बाद इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट तक, वरना ये होता है मसाला उतर जाता है, कोटिंग। लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे चिकन के ऊपर से मसाला उतर गया, तो वो ये करते हैं झटपट चमचा चलाना शुरू कर देते हैं। ओके, वो काम नहीं करना हमें। बस सही है, सही है। इतना डिस्टेंस बहुत है, बस अभी छोड़े उसको, सेकंड में हम ओके। कर लेते हैं, और ये बेहतरीन है ताकि उसको थोड़ा स्पेस जी हाँ, भी बस मिल जाए। 1 से 2 मिनट तक हाँ। बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे, उसके बाद टर्न करेंगे। डन है, डन है। Plain अच्छा, इसकी medium मैं है। चाह रही हूँ एक बार रेसिपी जो है ना एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, चिकन मैंने इसके अंदर जिन्होंने अभी ट्यून किया है विनर्स टीवी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी, और शेफ उमा हमारे दरमियान मौजूद है। आज जो डिश बन रही है उसका नाम भी बताएं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताएं। जी हाँ, चिकन बन रही है इंस्टेंट फ्राइड चिकन। अगर आपका दिल चाह रहा है कि बस आपने चिकन खानी है और झटपट बनानी है, तो फौरन जाएं और ये बना लीजिए आप, बहुत जबरदस्त बनती है। इससे मैंने चिकन लिए 1.5 kg विद बोन, उससे मैंने कट्स लगा लिए थे। Okay. 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, सफेद मिर्च डाली 1/2 टीस्पून इसके Okay. अंदर, कुटा हुआ धनिया डाला है, जीरा डाला है, जिंजर गार्लिक पाउडर यूज करा है, पेस्ट यूज नहीं करा। ठीक है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, 3 टेबल स्पून मैदा डाला है इसके अंदर मैंने, Okay. और 1 अंडा यूज करा है बाइंडिंग के लिए। क्या और बात अंडा ये है कि आप हस्बे जरूरत ज्यादा कम कर सकते हैं, ये मैं आपको बता Okay. चुकी हूँ। Okay. और इसकी फ्राइंग हो रही है बस। क्या बात है। अच्छा, अभी मौसम मैंने उस दिन भी कहा था चेंज हो गया, तो सोच रही हूँ किसी दिन हम लोग बकरे के पाए या गाय के पाए, इंशाल्लाह गाय के बनाते पाए जरा नहीं होंगे ज्यादा। हाँ। अच्छा, गाय के पाए में भी मुझे नाज़रीन जरूर बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं वो जो बड़े का पाया होता है, अच्छा इसमें भी होता है, कुछ बच्चिए के पाए होते हैं, लेकिन वो जो सबसे बड़ा पाया होता है ना, उसका जो लेस है उसमें जो चिपचिपाहट है, जी हाँ, जी हाँ। उसका तो मजा ही कुछ और। अलग होता है। सारी रात उसे उबालने रख दे, और क्या होगा वो सारी रात में जब वो एक आता है ना उसका, अच्छा, सारी रात रखने का भी कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि Attract नहीं यूजुअली करता। होता है, हाँ अट्रैक्ट नहीं करता। यूजुअली लोग रख के रख जाते हैं, उसमें से क्या होता है गूदा अलग निकल जाता है, हड्डियां अलग तैरने लगती हैं। हाँ, तो वो एक कहते हैं ना, वो एक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक आपका है। जो मतलब जो लगता है ना कि आप एक अच्छे शेफ हैं, कि आपने अच्छा पकाया, तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और उसका मजा मतलब तो ये तभी है, है जब तक यूं करके हड्डी गूदा के नहीं ऊपर हड्डी के ऊपर गूदा लगा हो रहना बहुत जरूरी है। निकलना भी तो उसमें से ना। यूजुअली मैंने लोगों का देखा है, रात में चढ़ा देते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं हड्डियां कहीं और जा रही होती है और गूदा गूदा और बाहर होता होता है। है, वो एक गलत चीज है। ओके, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं जब बनाती हूँ तो डे टाइम में बनाती हूँ, नजर रखती हूँ उसके ऊपर ना कि ना गूदा और हड्डियां अलग ना कितनी, हो। आप मुझे बताएं ना कितनी देर, अब मुझे भी एक चीज। तकरीबन 3 घंटे के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, जी हाँ। यानी कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग है, सुबह 10-11 बजे, अगर दोपहर को खाना है तो 9-10 बजे 9 बजे आप स्टार्ट कर दें, 12 आपका बजे तक। दोपहर में रेडी होगा। और अगर ओके। आपने बहुत लेस खाना है तो आप बना के आज रख दें और थोड़ा सब्र करें, नेक्स्ट डे निकालें, फिर आप उसका लेस देखें। अच्छा। बहुत बेहतरीन होता है। एक दिन पहले के पक्के हुए पायों का टेस्ट बहुत अलग होता ओके, है, ठीक। उसमें लेस आ जाता है खुद लेकिन हम ऑटोमेटिकली। ये नहीं, एक दिन पहले का मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले उसको 24 घंटे चढ़ा के रखें, ऐसा भी नहीं है।
अच्छा कुछ लोग मैंने देखा पाए में फिर वो वाली वो व्हाइट कलर की जो है हड्डियां भी डालते हैं, उसका भी नलियां जो होती हैं जिन्हें नलिया कहते हैं, white- बोंग बोंग डलती है, कुछ लोग बोंग भी यूज करते हैं, मैं डालती हूँ बोंग उसमें, बहुत अच्छी लगती है। बाज ये कि सिर्फ पाई यूज करते हैं खाली, Okay. फिर बच्चे होते हैं कहते हैं मम्मी की बोटियां किधर है, हमें तो बोटियां खानी है, तो थोड़ा सा बोंग डाल लेते हैं तो अच्छा रहता अच्छा है। अब नहीं, मैंने उसमें ना एक बार हमारी वालदा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो व्हाइट करके ना बीच में थोड़ी सी जरूर उसको चूसने में बड़ा मजा जी आता बिल्कुल था। बिल्कुल, उसमें से जो उसका- गूदा निकलता है। और ये भी जो आप टॉपिक आज का आपका था आर्थराइटिस का, उनके इसमें लिए। डॉक्टर जो है ना रिकमेंड करते हैं, इससे हड्डियों के अंदर गूदा बनता है, जो लेस खत्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें नेचुरली नेचुरली मिलेगा। और बिल्कुल ये मौसम में के मुनासिबत से तो आपको बिल्कुल intake खाना करना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं हमसे ज्यादा जल्दी बैठ जाते हैं। सही कह रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बस इस चिकन को मैंने टर्न कर दिया है 3 ओके। मिनट्स के बाद, देखिए देखिए बिल्कुल नहीं माशाल्लाह चिपकी और बिल्कुल कोई वाकई इसमें से में- कोटिंग नहीं निकली, बिल्कुल 1% ठीक है। भी नहीं निकली, क्योंकि ना मैंने जले इसको- भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको टच नहीं किया था। यूजुअली क्या होता है लोग डालने के बाद उलट पुलट करते सारा हैं, मसाला- कोटिंग कहीं चली जाती है और चिकन अलग हो जाती है। ओके। तो ये है बस। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं इन्होंने तो सही नहीं बताया आपको, हुमा को तो कुछ भी नहीं आता आपको, हुमा वैसे ही बनाया ना जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने वैसे ही बताया। देखो हुमा ने सीख लिया ना, देखो जो मैं बता रही हूँ ना आपको वो ये देखिए ना, इसका मसाला गिरा है जैसे मैंने हुमा को बताया। अब मुझे अपनी बहन याद आ गई, हाँ सबिया भाजी वैसे ही बनाए ना जैसे मैंने, हाँ मेरी प्यारी बहन जैसे आपने बताया। अक्सर मैं उनके घर में ऑफ कोर्स मैं सबसे घर में छोटी हूँ ना, तो वो कहते हैं हम तुम्हारे घर के हैं, तुम ही हमारे घर आओ। और जब वो खाना वाना बिल्कुल रेडी हो जाता है, मुझे जल्दी भूख लग जाती है, शरारती सी जरा हूँ, तो किचन में जाके जब देखती हूँ यूँ करके कहती हूँ अच्छा बिरयानी बन गई, वो सुबह जी वैसे ही बताइए ना जैसे मैंने आपको हाँ बहन वैसे उसका चेहरा देखने का था, हाँ बहन अब वैसे ही बनाइए, अभी मत छेड़ो उसको ना, क्योंकि वो फिर भूख खराब हो जाती है, फिर मजा खराब, क्योंकि वो कहती है अंदर पूरा प्रॉपर दस्तरखान जी लगे, हाँ। सब बैठ के खाओगे, बरकत भी उसी में होती है, कहते हैं ना बरकत इसी में होती पहले है। जरा सा फिर वो एक उलझन है ना, वो जरा सा आलू निकाल के या देखना, बोटी बोटी कितनी शौकीन नहीं हूँ, हाँ आलू की बहुत ज्यादा हूँ कि बस वो एक बिरयानी का आलू होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और वो सुन रहे हैं ना मेरी बातें, मैं जब तक वो बिरयानी का वो हल्का सा जर्दा लगा हुआ आलू निकाल के उसको यूं यूं करके, फिर अच्छा गरम भी इतना होता है ना, वो क्या मैं सीन बताऊं आपको, हैरान में पता क्या कर, अच्छा उसको यूं यूं ना चम्मच से यूं करके ना उसमें से धुआं निकल, फिर वो छोटा सा टुकड़ा मुंह में फिर वो बड़ा सीन होता है। मेरी बहन कहती है अल्लाह तौबा साहब रहा तेरा, अल्लाह ही तुझे नहीं देता है। मैं कहती हूँ वो जरा सा एक मजा भी तो है ना, तो ये है सारी, और बस जिंदगी की खुशियां हैं, और आप लोग सबके साथ कुछ भी बनाएं, देखिए कुछ छोटी मोटी डिश भी बनाएं, और मेरी बहन के घर संभालने का पौधा लगा हुआ है। अच्छा, और यकीन करो उसने फलियां जब रख लेती है ना, तो कहती है तू कब आएगी, तो वो फिर फलियां जो ये छोटे छोटे तोहफे टाइप भी बड़े मजेदार होते हैं रियली। अच्छा मुझे वो बहुत पसंद है, प्राउन बहुत पसंद है, और जब वो बनाएगी ना तो कहती है कि ना वो मैंने ना वो पुलाव बनाया उसका, झींगों का पुलाव बनाया ना, तो फिर उसको मेरी बड़ी याद आती है कि मेरी बहन को बहुत पसंद है। तो यार खाने पीने से क्या है, बस एक छोटी गैदरिंग हो जाती है, जी बिल्कुल, खुशियां मिलती हैं इस और तरह क्या से, थोड़ी खुशियां सी बांट देर आप गैदरिंग में बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और जिंदगी पहले तो फिर लोग गैदरिंग में ज्यादा बैठते थे, अब बहुत कम हो गया, अब तो शादियों में मिलते हैं हम लोग, शादियों में एक इत्तेफाक हो जाता है जिसमें हम सबसे मिल लेते अब तो हैं। फोन पे कुछ पूछ लो तो बात हो जाए, तो हो जाए, बड़ी बात है। अच्छा अब इसको ना मैं बहुत ज्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि हमने इसको जूसी भी रखना है। बहुत ज्यादा फ्राई करने से चिकन जो होता है अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाती है, हम कहते हैं ना बड़ी ड्राई है, इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है, जूसी नहीं है, सॉगी क्या नहीं करना है, चाहिए? बस ये बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको निकाल लूंगी, डिश आउट कर लूंगी। चलें जी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और ये देखें बिस्मिल्लाह, अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त वाकई में। देख रही हैं कितनी क्रिस्पी है। अच्छा कोई भी एक भी पिंच नीचे ना धनिया गिरा ना बिल्कुल, सूखा, एक होता है ना ऑयल में धनिया रह चला जाती जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इसको देखें ड्राई रोस्ट किया था, धनिया को जबरदस्त, ड्राई रोस्ट जबरदस्त। करके डालें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको यूज करें नाज़रीन तो- आप अभी कॉल माशाल्लाह खुद ही हुमा इतना कुछ बता रही है, पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई विश है या आप चाहती हैं कि ये डिश या आप बहुत अच्छी डिश बनाना जानती हैं, तो ऑफ कोर्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हुमा के साथ। बिल्कुल हुमा भी होंगी, आप भी हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। और कुछ कुकिंग कॉन्टेस्ट कर लेते हैं, काम बिल्कुल करके। कर लेते हैं। कौन अच्छी बनाएगी डिश, हो चले जी।
जबरदस्त। अच्छा, बाकी हम इसमें आप डाल दें और मैं नाज़रीन को कह देती हूँ थैंक्स जी। नाज़रीन देख लें, ये डिश बिल्कुल हो गई रेडी। हम आपका बहुत शुक्रिया। और ये बाकी जो चीज़ें वो इसमें हम डाल दें ताकि हम लोग फिर इसको भी फ्राई कर लेते हैं जी, क्योंकि इंस्टेंट है ये ना, हम इसको भी छोड़ना नहीं है। हुमा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कोई पहले से डिश बता दो, क्या माइंड चल रहा है आपका? माइंड में क्या चल रहा है? सर्दी के हिसाब से सूप बना लें, कुछ जबरदस्त सा सूप, बहुत अच्छा सा जबरदस्त वाला, यूनिक, एकदम डिफरेंट। चले पाए नहीं, एक गाय का पाए। चले चले चले, कुछ ऐसा बताए ना इंशाल्लाह। सभी ने फरमाइश की, लोगों ने फरमाइश की, तो जरूर नेक्स्ट आएंगे ये और ये बनाएंगे इंशाल्लाह। चले जी, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुशामदीद। और अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या इंसान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी दी है, बस उसके लिए सिर्फ ये सोचना हमने कि हम अपने लिए मैं क्या करूँगी, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैं नो वे। इंसान अल्लाह पाक ने हमें तख्लीक किया है, उसका कोई मकसद है, हमसे कुछ चाहता है वो कि हम कुछ बेहतर करें और फिर उसके नेमल बदल से वो हमें बहुत ज़्यादा नेमतों से, इज्जतों से, रहमतों से नवाजे। लेकिन हमें खुद जज करना है कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है। सबसे पहले आप जब कुछ अच्छा काम करने लगते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी फितरत में, आपकी सोच में इंसानियत होनी चाहिए। आप अगर अपने आप को किसी एक क्राइटेरिया या मजहब में इसके लिए करूं, उसके लिए ना, तो फिर आपका काम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे रब को वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो तो बेइंतहा नेमतें हमको देता है। उसने तो कभी ये नहीं कहा इधर बारिश बरसाऊं, उधर नहीं बरसाऊं। फिर मैं और आप कौन होते हैं जो ये जज करें कि मैं इसके लिए करूं और इसके लिए नहीं करूं। लेकिन कुछ लोग बहुत ऐसे खास अल्लाह पाक ने उनको, मैं कहती हूँ, मैं पता नहीं, हमें पता नहीं कब मुकर्रर फरमाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं ना, चुनते हैं लोग, वो लोगों को अल्लाह पाक, और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक चुनते हैं कि ये काम इसने करना है। तो इन चुनने वाले लोगों में, मुंतखब होने वाले लोगों में एक ऐसी वेलफेयर भी है जो बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही कि मेरी जयजयकारी हो, वो इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कोई झंडा मिलना चाहिए, लेकिन उनका कोई एजेंडा है कि कुछ करना है और बेहतर करना है और टीम वर्क करके करना है। लेकिन मैं बहुत, मतलब जब हम डिफरेंट, जब जैसे मौसम चेंज होता है, खाने पीने की बात, ग्रेजुअली उन्होंने अपनी वेलफेयर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। इससे पहले भी मैं उनके साथ शो कंडक्ट कर चुकी हूँ और आज भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी माशाल्लाह पूरी मैनेजमेंट मौजूद है, लेकिन उनके CEO, उनके फाउंडर, मैं उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर वो सबसे आपको मिलवाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी एसोसिएशन और बड़ी बड़ी फाउंडेशंस के नाम सुने, ईदी, चीपा और बहुत सारे लोग हैं। उनमें अगर मैं इनका नाम लूं तो ये गलत बात ना होगी कि किसी को देख के इंस्पायर होना, फिर काम करके दिखाना बड़ी बात होती है, नॉट इजीएस्ट जॉब। तो इस वक्त मौजूद है मालिक वेलफेयर से ज़ुबैर अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लफ्ज़ मेरे पास तो बहुत कम है, अगर मैं आप लोगों के लिए बोलना शुरू करूँ तो कम होगा, लेकिन आपका काम बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक, मेरी ढेरों दुआएं, अल्लाह पाक और आपको इसमें और कामयाबियां नसीब करे। जरा आपकी बड़ी प्यारी सी टीम मौजूद है, इनको हमारे साथ मौजूद है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं शेख ताहा। अच्छा, ये ब्लैक सूट में जो हमारे पास राइट है, इनके बराबर में मौजूद हैं अब्दुल बासित, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अच्छा, उनके बराबर में बैठे हैं उसामा फारूकी, ये हमारे सीनियर मेंबर हैं। अच्छा। और ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं सरोज हसन। ये सब हमारी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो पहले दिन से मालिक वेलफेयर के साथ खड़े हैं। और मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जो
सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है और सूबे सिंध की हमारी एनजीओ है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। गुज़िश्ता कई सालों से हमारा इदारा ज़िंदगी के कई शोबा जात में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसके अंदर मंथली राशन है, जिसके अंदर कफ़ालत की जाती है ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोगों की। वीकली बेसिस के ऊपर हम दस्तरखान लगाते हैं कराची की मुख्तलिफ किसी भी कच्ची जगहों पर, चौरंगियों पर, किसी भी जगहों पर जहाँ से लोग खाना लेते हैं। और मजीद हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ज़ुबैर, ये कहाँ से आपके जहन में एक कहते हैं ना ख्याल आया? ऑफ कोर्स ये इंसान कुछ सोचता है ना कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे औरों को फायदा हो, तो आपके जहन में कैसे आया कि मैं मालिक वेलफेयर बनाऊं? देखिए, माशरा हमारी जिस बदहाली का शिकार है और बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान हैं वो अवाम की खिदमत करने में नाकाम है। हम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं, आया वो पानी का मसला हो, आया वो कचरे का मसला हो, आया वो सेहत का मसला हो, आया वो उन बुनियादी ज़रूरतों का मसला हो जो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटेट करने में नाकाम है। तो उस खला को पुर करने के लिए हम एक कोशिश करते हैं, एनजीओज़ का यही काम है, वो अपना किरदार अदा करते हैं। ओके, अच्छा जी, मैं ताहा के पास, ताहा ऑफ कोर्स इन्होंने पहला इनिशिएटिव, पहला कदम किया। अच्छा, पहला इन्होंने स्टेप कहाँ से शुरू किया था, फिर दूसरा आपके जहन में क्या है कि खाने के बाद उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, क्या क्या आपने इसके अंदर मजीद इंक्लूड किया कि क्या क्या जरूरत है अभी मजीद? फूड एक्टिविटी के बाद, दस्तरखान लगाने के बाद हमें एक स्टेप आया है कि मेडिकल सेंटर खोलना चाहिए। मेडिकल सेंटर पे काम किया, उसके बाद एजुकेशन पे काम किया हमने। अच्छा, एजुकेशन पे, एजुकेशन को किस तरह आपने लुक आफ्टर किया? एजुकेशन पे जैसे तालिबे इल्म बहुत सारे फीस नहीं जमा करवा पाते यूनिवर्सिटीज के, तो उनको फीस प्रोवाइड करना। स्कूल में जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कोर्सेज, दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना कि वो बच्चे आगे पढ़ सकें। बहुत बहुत जबरदस्त है ये तो। वाकई में कुछ लोग इस तरफ तो जा ही नहीं रहे, सिर्फ खाने की तरफ से आप लोगों ने एक और स्टेप लिया कि एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके बराबर में माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि जनरेशंस, न्यू जनरेशंस को आपने काफी कंडक्ट किया। खुद से आए कि इनकी मोहब्बत में आ गए? खुद से आए। क्या अच्छा लगा है मालिक वेलफेयर में? मालिक वेलफेयर में पिछले 2 साल पहले आया था। मेरे घर में कोविड जब चल रहा था तो इन्होंने एक्टिविटी कर रहे थे ये लोग, क्या नाम है वो, अल्लाह भला करे, आपका वैक्सीन वो करवा रहे थे। अच्छा, मैं समझी, स्प्रे करवा रहे थे। तो मैंने उनको देखा था, देखते हुए काम लगा, अच्छा लगा। मैंने लगा हम भी खुद कर करते एज अ वॉलंटियर मैं भी कुछ कर लूं। गुड। घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, हमने सोचा इसमें काम अच्छा काम करें। बेहतरीन, तो अच्छा लगा। हम आए, 2 साल हो गया मुझे आए। बेहतरीन। एज अ वॉलंटियर भी मालिक वेलफेयर को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बराबर में तशरीफ रखते हैं मेरे प्यारे भाई। अब ये बताइए कि जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि आपका कहाँ से माइंड क्लिक किया कि मालिक वेलफेयर को ज्वाइन करो? जैसे कि हम सबको मालूम है कि कराची में पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है और वेदर क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो मालिक वेलफेयर का जो फोकस था खाने के साथ, रमजान ड्राइव के साथ, तालीम के साथ, वो सबसे पहला कदम जो था वो ये था कि कराची को हर हाल में ग्रीन किया जाए। तो प्लांटेशन हमारे पास पहली और अव्वलीन तरजीह थी, जिसमें हमने ये सोचा कि उन जगहों पे जहां पर ग्रीनरी नहीं है और जहां पॉल्यूटेड एरियाज हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं और वो जगहें हैं जहां पर हम ये समझते हैं कि प्लांट बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं है, तो हम जाकर अगर वहां हम प्लांट करते हैं तो इट मींस कि वो हमें आइंदा आने वाले 40 साल तक वो किस तरह से हमारे कराची को, हमारी जमीन को वो हरा भरा रखेगा। तो ये हमारा मोटिव था मालिक वेलफेयर का, जिस तरह से हमने अपने कराची को इस तरह से ग्रीन किया है। और आप देखेंगे अपनी हमारी सड़कों पर कि किस तरह से ग्रीनरी जो है वो डिफरेंट एरियाज में, स्ट्रीट्स में और उन जगहों पे जहां पर हम इजीली एक्सेस नहीं हो सकते, वहां तक हमने उन पौधों की एक्सेस की है। चलें देखें, एक पहला इनिशिएटिव, पहला कदम तो उठाया ना किसी ने। अब मैं कहूँगी ग्रीन कहाँ पर है, ऐसे ही कह रहे हैं नहीं ऐसा। देखें, कभी भी एक बार में कुछ चीज भी एक्सप्लोजर उसको नहीं मिलता, उसके लिए पहला स्टेप लेना पड़ता है। अब इन्होंने अपने एरिया में देखा होगा, ये जहाँ पर जरूरत है, अक्सर मैं देखती हूँ कि प्लॉट की सिर्फ एक ही मकसद कर दिया जाता है, उस पर कचरा डाला जाता है, जबकि हमने खुद ही अगर अपने तय अगर हम डिपेंड ऑन गवर्नमेंट होते रहे तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। आने वाली नस्लें जो है ना वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। एज कम्पेयर टू हमें चाहिए कि हम खुद से जो कर सकते हैं इस तरह की, अगर वेलफेयर, अगर इस तरह की यूथ वॉलंटियर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आगे एक बहुत ही प्रेजेंटेबल काम नजर आएगा। अच्छा जी, मुझे आप भी इनके साथ ऑफ कोर्स ज्वाइन हैं।
आप क्या इसमें किरदार अदा कर रहे हैं? मैं किरदार मुझे तकरीबन यहाँ ज्वाइन करे हुए 3 साल हो गए। अच्छा, मैं इनके इलाके पे ही हूँ। ऐसा फ्रेंड भी हैं, भाई भी हैं बड़े मेरे। तो मैंने जो काम देखा था, लोग कहते थे ये, लेकिन मैं खुद 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग बहुत चले गए, लेकिन जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान कैंप भी करते हैं 30 के 30 दिन। कुर्बानी हमारी होती है 30। हमारा विंटर क्लोथ ड्राइव भी है, और उसके अलावा जो है एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं हम, मेडिसिन पे भी हमारा कैंप चल रहा है। तो इस तरह प्लांटेशन हर चीज़ देखते हुए, तो मेरा एक एम था बचपन से कि मैं कुछ करना है गरीबों के लिए, अपने लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करते हुए। ये नहीं है कि हमें एक फ्रेम चाहिए हो या मुझे आगे आना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि इनकी सबसे बड़ी बात अच्छी ये मुझे लगती है कि ये खुद पीछे होते हैं, जो आने वाले नए जनरेशन है उनको आगे करते हैं, फ्रेम उनको देते हैं। ये बड़ी बात है आपकी। अच्छा, मुझे आपको देख के पता है, एक शेर बार बार ज़ुबैर अली मालिक वेलफेयर से हैं और माशाल्लाह इन्होंने पहला कदम लिया, और साथ में अपने साथ इनको भी अपने दोस्तों को, चाहे इनके दोस्त हों, वॉलंटियर में काम लिया। इस यूथ को देख के अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुझे शेर आता है याद, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये पूरा सेंट्रल आइडिया इस तरह है कि गवर्नमेंट को भी अगर इसके अंदर डाला जाए ना, कि हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद कुछ करना जानते हैं, और इंशाल्लाह मैं उठूंगा और करके दिखाऊंगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ देखे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तो इंसान की सोच जो होती है ना, इंसान का जो उसने सोचा कि मैंने बेहतर क्या करना है लोगों के लिए, इससे कहते हैं इंसानियत का सबक। और आप अगर हम अपने कुछ फख्र पाकिस्तान लोगों को देखें ना, हकीम मोहम्मद सईद ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो एक बड़ा नाम है, वकार है हमारे मुल्क का, वो शान है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी 2 पट्टी की चप्पल है, मेरे कपड़े जो है वो किस तरह के है, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने पहला स्टेप लिया, और आज वो कुछ लोगों को जब रहती दुनिया तक याद किया जाए ना, वो नाम होता है, वो मकाम होता है। तो इंसान ये ना सोचे कि अभी मुझे बहुत करोड़ों रुपए मिलेगा तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। जिन्होंने ये सोचा ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जिन्होंने ये कहा कि मैं करोड़ों जनरेट कर लूंगा और कुछ लोगों के लिए करूंगा, तो उन्होंने कर लिया। ऐसी हकीकत है कि नहीं है? क्या कहते हो जुबैर? बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान जब तक खुद कुछ नहीं करना चाहेगा ना, ये अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमा रहे हैं कि जब तक आप वो कौमों का हाल नहीं बदलता, जब तक वो खुद नहीं चाहते। हम तनकीद बराए तनकीद तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद माशरे को बेहतर बनाने के लिए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और अपना किरदार पेश करना है। इसके अलावा हम रोजगार प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक सर्टेन अमाउंट है हमारे पास, उस अमाउंट में हम रोजगार लोगों को करवा के देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जिस तरह तालीम है वो शऊर बेदार करती है, जिस तरह भूख खाने के बगैर नहीं रह सकता, तो तालीम जो है वो मैं समझता हूँ कि वो जिस्म से ज्यादा रूह की भूख है। क्योंकि इल्म हासिल करने का दर्स जो है, इल्म हासिल करने का हुक्म हमें हमारी शरीयत भी देती है, हमारा अल्लाह भी देता है। तो हम रोजगार प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं अपने देखने वाले नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि मालिक वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और हमें अगर किसी ऐसे एरिया से कनेक्ट करवाएंगे जहां पर इन सारी चीजों की जरूरत है, जो प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की जहां पे जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़ा होकर हम वहां पर काम भी करेंगे, और उसके अंदर आपका भी हिस्सा डलेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मालिक वेलफेयर, इनकी फेसबुक ID वगैरह पे जाएं, आप इन्हें ज्वाइन करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम किसी के घर में, देखिए पूरा एक कुंबा होता है ना, उससे किसी न किसी एक पे डिपेंडेंट होता है। मियाँ बीवी बच्चे हैं, वो अपने एक हस्बैंड या जो भी उनका बेटा होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर उसका रोजगार, चाहे उसको ऑटो मिल जाए या उसको कोई रेडी लगा दे, कुछ भी, कुछ बिजनेस, डिपेंड ऑन कि उसकी एजुकेशन कितनी है या वो क्या जानता है, उसके हाथ में स्किल्स कौन सी है। अगर उसके बेस पर उसको कुछ ऐसा कारोबार शुरू कर दे, आप समझ लें कि जितना उसका रोजगार चलता रहेगा, अल्लाह पाक आपको नेमतों रहमतों से दुआओं से नवाजता रहेगा। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम ज्वाइन अभी इस वक्त करते रहेंगे आगे भी। वो है हमारे साथ मालिक वेलफेयर और जुबैर अली। यहाँ पर छोटी सी देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और हमारे दरमियान जो हैं वो ज़बरदस्त एक टीम मौजूद है, और टीम क्या मैं कहूँगी, एक पूरी ऐसी एसोसिएशन जिसके साथ मैं ज्वाइन हूँ, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये मालिक वेलफेयर इस वक्त पूरी मौजूद है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी टीम, और जी ज़ुबैर अली मौजूद हैं। हम उनके फाउंडर, उनके CEO, उनके करता धरता से हम आपको अगेन मिलवाते हैं। ज़ुबैर, क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, कराची की बात करूं, ऑफ कोर्स हम कराची में मौजूद हैं, हमारी नौजवान नस्ल को कहाँ देखते हैं, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, कराची के नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है, ये तो बहुत ही खतरनाक इसका जवाब है। कल का मैं आपको एक वाकया बताऊं कि कल मुझे जो है वो एक डकैत ने रोका, और जब उसने मुझे रोका उसके बाद फिर उसने मुझसे मोबाइल मांगा, मैंने उसको अपना मोबाइल दे दिया। तो मोबाइल जब उसने मुझसे ले लिया तो उसके बाद जो है जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अपना मोबाइल वापस किया। तो मैंने उससे जब वापस किया तो बड़ी हैरानी से मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्यों वापस दे रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि लॉकडाउन में हम राशन ड्राइव कर रहे थे ना, जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तो उसने मुझे बताया कि लॉकडाउन के अंदर हम आपसे राशन लेके गए थे, तो हम आपका मोबाइल क्या छीने? तो फिर जब मैंने उसने मुझसे इतनी मेहरबानी की तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं एक फार्मा कंपनी का मुलाजिम था, 70 से 80 हज़ार रुपए मैं कमाता था, पिछले साल से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर में एक बीमार माँ है और 3 बच्चों के खाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास खुदकुशी करने के, रोने लगा वो, आप यकीन करें वो बंदा रोने लगा, वो कहने लगा मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई हल नहीं है, ये मैं मजबूरी में, मेरा काम नहीं है, मैं ना मैं शौकिया ना मैं पेशा डकैत हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे, उसकी हालत ये थी कि आप यकीन करें कि मैंने उसको बहरहाल जो मेरे पास थोड़े से पैसे थे मैंने उसको पैसे दिए और उसको मैंने आगे मसला उसका हल करने की यकीन दहानी दिलाई कि जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, खुदा के वास्ते तुम ये हराम काम ना करो। तो कराची का नौजवान जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो वैसे ही नौकरियां नहीं है, सरमायाकार कराची के लड़कों का जो यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकलते हैं, इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ने के बाद निकलते हैं, उसके बावजूद भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। सरकारी नौकरियों में तो अखबार में लिखा हुआ आता है कि कराची का जिसके पास डोमिसाइल है वो अप्लाई ना करे। तो कराची के नौजवान के लिए बहुत मायूसी है, बहुत ज्यादा। देखें, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कराची के साथ जो जुल्म कर रहे हैं अभी आला हुकामों तक, हुक्मरानों तक, कैसे ये इनको कैसे समझ में आएगी कि लोग खुदकुशी करने पर आ गए? इससे पहले सहाफी बिरादरी का लड़का जो था, हमारा भाई था, रिपोर्टर था, उसने आपकी बात बिल्कुल 100%। उसके बाद लकी वन के नौजवान ने, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लकी वन में हमारी खुली आंखों ने, इन फटी आंखों ने खुद देखा कि कैसे उस बंदे ने अपने आप को जिंदगी से खत्म कर। तो कराची के नौजवान के पास ये खाना जंगी का माहौल आ गया है कि या तो वो छीना झपटी करेगा, और वो छीना झपटी क्यों नहीं करेगा जब घर के अंदर लिया भी नहीं, बहुत लाइट सा लगा, एक बंदा नौजवान है उसने मॉल के अंदर जाके खुद। देखिए, हमारी ये बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 2 दिन से ज्यादा, 1 दिन से ज्यादा नहीं रोते। कहीं बम धमाका हो जाए, कहीं पे सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाए, कहीं पे। देखिए, ये सिर्फ बातें हैं मदीने की रियासत की, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। टीवी पे फारूक का क्या बोलते हैं वो निजाम के, उससे सवाल किया जाएगा कि मेरी गली का कुत्ता भी मर जाए तो वो मेरे जिम्मेदार, वाली बात है। ये सब कुछ ऐसी बातें हो गई हैं और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। एक जवान अपने घर का, उसकी माँ का क्या हाल होगा, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। हमारे दरमियान कॉलर याया, मैं यही इंतजार करी थी, याया आपकी कॉल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, देख रहे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप लोग कम से कम प्रमोट तो करते हैं कराची के जवानों को, कराची के लोगों को। मैं तो इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और देखिए, कराची की बचत इसी में है कि लोग, इस तरह के लोग मौजूद हैं, ये बेचारे काम करते हैं, डेडिकेटेड हैं और खाने भी खिलाते हैं, काम भी करते हैं, पौधे भी लगाते हैं। तो मेरा तो इनसे ये कहना है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बात ये है कि ये तो एक आप जो कर रहे हैं समाज के लिए जरूर बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे नौजवान है ना, जो बहुत सारे बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भीख मांग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए कोई आपको टेक्निकल ट्रेनिंग इन स्कूल वगैरह खोलें, क्योंकि ये जो हमारे सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। मेरा इनको मशवरा है कि टेक्निकल एजुकेशन स्कूल की बहुत कमी है, उसको प्रमोट करें। और उसमें एक जैसे प्लम्बिंग का सब्जेक्ट है या ऑटो टेक्नीशियंस का है या ऑटोमोबाइल का है, इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग करें तो एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए रोजगार का मार्ग बनेगा और एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा। बाकी मेरे ख्याल में इनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा और लोगों से कहूंगा कि इनका हाथ उठाएं, इनका साथ दें। थैंक यू सो मच याया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए मैसेज यही है कि भाई ने बहुत अच्छी बात की है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमारा प्लान ऑफ ऑपरेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमारा हिस्सा है, जिसके अंदर हम अपने लोगों को जरिया मुआश कमाने के काबिल करेंगे। आया वो प्लम्बरिंग का हो, आया वो दर्जी हो, आया वो नाई हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, बहुत छोटे से पैसों से लोग अपना काम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा इसके ऊपर भी इरादा है काम करने का, और हमें आप जैसे लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। और आपसे बस गुजारिश यही है कि माशरे की बेहतरी में अपना किरदार पेश करें। आपका थोड़ा किसी का पूरा कर सकता है, मालिक वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, नहीं तो अपने करीबी रिश्तेदारों में, करीबी घर में, अगर आपके घर में खाना पकता है आप 2 लोगों का खाना बाहर निकाल दें। अगर आपके घर में गैर जरूरी कपड़े मौजूद हैं, अगर वो आपके घर में अगर 2 कंबल आपके इस्तेमाल में है, 2 कंबल नहीं है, तो वो 2 कंबल ही आप डोनेट कर दें, तो यही आपका हिस्सा डल जाएगा। और इस पैगाम को लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान वेलफेयर मालिक वेलफेयर से जुबैर अली मौजूद थे, और ढेरों दुआएं आपके लिए। आप कहने का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आज एक सेशन नहीं होगा, आपके साथ एक और सेशन करेंगे, और आपका जितने भी और जो काम है हम उसको शो भी यहाँ पर दिखाएंगे कि इनके क्या क्या वर्किंग है। थैंक यू सो मच अगेन, ढेरों दुआएं। और मैं चाहूंगी कि आप मालिक वेलफेयर जो इनकी एसोसिएशन है, इनकी वेलफेयर है, आप उनको जितना भी इनके फेसबुक पे जाए, बहुत सिंपल नेम है मालिक वेलफेयर, आप उस पर भी चले जाएंगे, इनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। और इनके जाते जाते एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने की कि आपकी क्वांटिटी कोई नहीं देखता। हम लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह पाक जब हम उनकी अल्लाह के नाम में कुछ राह में दे रहे होते हैं तो चाहे रुपया नहीं 1 करोड़ दें, खुदा आपकी नीयत को देखता है। तो आपने अगर ज़रूरी नहीं है आपके घर में आपके बच्चों के स्कूल के अगर जूते भी जो यूज़ नहीं हो रहे ना, वो भी अगर आप दे देंगे ना, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, वो भी अल्लाह पाक कबूल करेगा। ये भी दुआओं वाले काम है। ये जाते जाते इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ज़रूरी नहीं है आप इनको 10,000 दें, 20,000 दें, आपका नीयत आप क्या कर सकते हैं आपने खुद देखना है। तो वो जाते जाते कहूंगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत। तो खुदाया मेरी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।